बच्चों लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन, सॉइल के कटाव को, सॉइल के इरोजन को, इरोड होने को कैसे रोका जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, जो फर्स्ट पॉइंट है इंटेंसिव क्रॉपिंग। बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्रॉपिंग करके, फार्मिंग करके, क्रॉपिंग करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब फार्मिंग होगी, पौधे उगेंगे, क्रॉप्स उगेंगी, तो उनके रूट्स के कारण से जो सॉइल है वो बंधी रहेगी। ठीक है। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग के द्वारा। सेकंड नंबर पे टेरेस फार्मिंग, ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर क्या, जब रेनिंग होती है तो पानी बहता हुआ आता है और पानी का बहाव के कारण से उनका फ्लो भी तेज होता है। तो उनके साथ में फिर क्या है कि जो ढलान वाली, जो स्लॉप वाली जो एरिया है, तो वहां क्या मिट्टी का कटाव होता रहता है, सॉइल का इरोजन होता रहता है। तो वहां पर बच्चों सीढ़ीदार खेती होनी चाहिए। आप कभी शिमला जाए तो आप देखेंगे, मैंने देख रखा है कि वहां पर टेरेस फार्मिंग होती है, सीढ़ीदार खेतियां देखने को मिलती है, खेती देखने को मिलती है। जिससे क्या है कि जैसे सीढ़ियां होती है वैसे ही क्या लेयर्स बनी हुई होती है, वहां पर पौधे उगाए जाते हैं, जिससे क्या है कि सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सोइंग ग्रासेज एंड द प्लांटिंग जीरो फाइट्स। बच्चों ऐसे एरिया जहां पर डेजर्ट एरिया है, तो पानी की कमी है, अवेलेबिलिटी कम है, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि वहां पर ग्रास को उगा सकते हैं, ग्रास को, और जो जीरो फाइट प्लांट्स हैं, तो ऐसे खुले एरिया में जीरो फाइट प्लांट्स को और ग्रास को उगाना चाहिए, जिससे क्या है कि सॉइल का इरोजन ना हो, सॉइल बंदी रहे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल्स अराउंड द फील्ड। दोबारा सुन लीजिए कि जो फील्ड है, जो फार्म है, उसके दोनों ओर ठीक है ना, प्रॉपर कैनाल बनानी चाहिए, ड्रेनेज कैनाल होना चाहिए, जिससे क्या है कि पानी का फ्लो सही से रहे और वो अपने साथ में मिट्टी को बहा के ना ले जाए। नेक्स्ट लेते हैं मेकिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट अलोंग द रिवर बैंक, कि जो नदियों के जो किनारे हैं, रिवर के जो किनारे हैं, वहां पर क्या स्ट्रॉन्ग दीवारें बनानी चाहिए, एम्बैकमेंट बनाने चाहिए, जिससे क्या है कि नदियों का पानी जब फ्लो हो, रिवर्स के पानी का जो फ्लो हो, तो उसके साथ में किनारे से मिट्टी का कटाव ना हो। तो स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सीमेंटेड दीवारें बनानी चाहिए, इससे क्या है कि पानी के फ्लो के साथ में मिट्टी का कटाव ना हो। ठीक है बेटा। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग करके, टेरेस फार्मिंग करके, ग्रासेस को शो करके, जीरो फाइट प्लांट्स को लगाकर, प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल्स को तैयार करके, और स्ट्रॉन्ग एम्बैकमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सॉइल के इरोजन को हम रोक सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो बच्चों यहाँ पे डिस्कस करते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बायो जियो केमिकल क्या है। बच्चों नेचर के अंदर, सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स है, जो भी मिनरल्स अवेलेबल है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल्स कहते हैं। क्योंकि बेटा सॉइल से ये प्लांट में चले जाते हैं, प्लांट से ये ह्यूमन में और अदर एनिमल बॉडी में चले जाते हैं, और जब प्लांट और एनिमल जब वापस से डेड होते हैं, तो वापस से वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सॉइल से प्लांट में, प्लांट से एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर, फिर एनिमल और प्लांट से वापस से मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मिनरल्स का साइक्लिंग होता है। ठीक है ना। तो इस साइक्लिंग को हम क्या कहते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, the cycling of the nutrients from soil to the plants, from plants to the animals, and from plants and animals to the soil is called biogeochemical cycle। इसे हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं।
बच्चों जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। हम्म, हाँ बेटा, बायो जियो केमिकल साइकिल ये क्या है? बच्चों सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉइल से ये जो मिनरल होते हैं ये प्लांट में चले जाते हैं, प्लांट को खाते हैं एनिमल एंड ह्यूमन, तो प्लांट से फिर ये एनिमल्स में, ह्यूमन्स में चले जाते हैं, और जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो वापस से वो सॉइल में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट है, इनकी लगातार साइक्लिंग होती है, फ्रॉम सॉइल टू प्लांट, प्लांट टू एनिमल, एंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल टू द सॉइल। ओके बेटा? ठीक है, क्लियर होगी बात आपकी? तो इसे हम क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, द साइक्लिंग ऑफ द मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट, फ्रॉम प्लांट टू द एनिमल, एंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल टू द सॉइल। दिस साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। बच्चों जो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो है गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल, और सेकंड मैं लेता हूं इसमें सेडिमेंट्री साइकिल। कौन सा लेते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, गैसियस साइकिल किन्हें कहते हैं? कि जो न्यूट्रिएंट या जो मिनरल गैस के फॉर्म में होता है नेचर में, तो उसकी साइक्लिंग को हम गैसियस साइकिल्स कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन या कार्बन साइकिल, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? गैसियस साइकिल्स है। इसी तरीके से सेडिमेंट्री साइकिल्स कि जिन मिनरल का है, जिन न्यूट्रिएंट का जो रिसोर्स है या जो रिजर्वॉयर है वो सॉइल है या रॉक है या चट्टान है, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। जैसे कि सल्फर साइकिल, जैसे कि क्या है? सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो सल्फर और फास्फोरस का जो रिसोर्स है वो बेटा क्या है? चट्टाने हैं, सॉइल है। ठीक है, ओके बेटा? दोबारा सुन लीजिए, गैसियस साइकिल उन्हें कहते हैं जिसमें जो न्यूट्रिएंट या मिनरल है उसका सोर्स गैस के फॉर्म में होता है, एयर में होता है, तो उसे हम गैसियस साइकिल कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल। नेक्स्ट लेते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल के जो मिनरल या जो न्यूट्रिएंट सॉइल में पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है, तो फिर वो क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल है, जिसकी सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ओके बेटा? तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। बच्चों आपसे मैं कह रहा हूं कि जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है तो एक बार जब आज का वीडियो आज या कल अपलोड हो तो आप वीडियो को देखें, आप है ना, हैंड डाउन कर लो। आप लास्ट में बात करेंगे जो भी क्वेरी आपकी, वी विल डिस्कस इन लास्ट। कृष्णा अपने हाथ नीचे कर लो। सबसे पहले लेते हैं बेटा वाटर साइकिल। मैं वाटर साइकिल ड्रॉ करता हूं, आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए रफ कॉपी में वाटर साइकिल। कल मैंने आपको फर्स्ट 7 पेजेस भेजे हैं नोट्स के इस चैप्टर के, तो आप उनको रीड आउट करना। ठीक है बेटा? जिस किसी को भी दिक्कत आ रही है बेटा, यहाँ से ओके है, सारा नेटवर्क का हमने चेक करवा लिया है। ठीक है,
बच्चों यहाँ पर वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर की लगातार साइकिलिंग होती है। ठीक है, आपको एक स्केच नजर आ रहा है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड स्केच है आपका, आपको बुक में भी मिल जाएगा। क्या होता है बच्चों की जो वाटर बॉडीज होती है वहां पर जब टेम्परेचर हाई रहता है, जब सनलाइट गिरती है, तो पानी फिर क्या है कि वाटर सरफेस से इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर जो है वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो टेम्परेचर ठंडा होता चला जाता है, तो जो वाटर की वेपर होती है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके बेटा, तो ये क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं तो रेन के रूप में बाहर पानी नीचे आ जाता है, रेनिंग के रूप में, ठीक है ना। सेकेंड चीज, तो ये वाटर का इवेपोरेशन के द्वारा क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, रेनिंग होने से वापस पानी नीचे आ गया। साथ ही साथ जब एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, वो भी एयर में जाता है। साथ ही साथ प्लांट की जो लीव सर्फेसेज है, प्लांट की जो लीव की सर्फेसेज है वहां से भी वाटर का इवेपोरेशन होता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो वो वाटर भी वेपर के फॉर्म में क्लाउड फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। और जब ये क्लाउड वापस से हैवी होकर रेनिंग करते हैं तो ये पानी वापस अर्थ पर आ जाता है। कुछ पानी वाटर बॉडीज में चला जाता है और कुछ पानी जमीन पर गिरता है, जो ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो जाता है जमीन, अर्थ की लेयर्स में। पानी जो है सर्कुलेट होकर नीचे चला जाता है और स्टोर हो जाता है ग्राउंड वाटर के रूप में। ठीक है बेटा, तो ये वाटर साइकिल था जो मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है सबके? एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए कि आपको वाटर साइकिल समझ में आ गया। All the students, please raise your hand. Okay, thank you. नेक्स्ट साइकिल लेते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट में जो साइकिल ले रहा हूं बच्चों, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको साउंड ऑडिबल नहीं है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है आपके जो नेटवर्क में, तो जो वीडियो अपलोड होगा आपका आज या कल, वो आप एक बार फिर से देख लें आप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। बच्चों, जब भी मैं कोई स्केच बनाऊं तो आप भी रफ कॉपी में मेरे साथ में ड्रॉ किया करें आप। ठीक है,
बच्चों यहाँ मैंने एक स्केच ड्रॉ किया है नाइट्रोजन साइकिल का, है ना। ये भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड स्केच है, जो मैं आपको नोट्स में भी सेंड करूंगा, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, है ना। बच्चों नेचर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है। कितनी होती है? 78%। और इसका जो नेचर है, जिसकी इसकी जो प्रकृति होती है ठंडी होती है, ठीक है ना। लेकिन इतनी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होने के बावजूद भी डायरेक्टली जो प्लांट और एनिमल है वो नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। अच्छा, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन का एलिमेंट है नाइट्रोजन, एमिनो एसिड का एलिमेंट है, तो हमारे जो लिविंग बायोमॉलिक्यूल है उनका कंपोनेंट है, उनका पार्ट है जो नाइट्रोजन है। तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। अगर प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली लेंगे तो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे प्लांट के। तो नाइट्रोजन को प्लांट्स लेते हैं लेकिन सिंपल फॉर्म में लेते हैं। तो नाइट्रोजन की जो सिंपल फॉर्म क्या क्या है? अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ये सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है नाइट्रेट, ठीक है ना। तो अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट ये सिंपल फॉर्म है प्लांट नाइट्रोजन की, जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और फिर एनिमल्स को अवेलेबल रहती है। तो सबसे पहला स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो एटमोस्फियर की नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। तो ये एटमोस्फियर के अंदर जो लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, जिससे टेम्परेचर राइज होता है, और जब कभी भी बारिश आती है तो उससे क्या होता है, उस पानी के साथ में और टेम्परेचर राइज होने से क्या है कि एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है या नाइट्राइट में बदल जाती है, और उनको प्लांट सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, तो इनके द्वारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा नेचुरली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके लिए कुछ बैक्टीरिया भी रेस्पॉन्सिबल है। तो जो लेग्यूम प्लांट है, जो फलीदार पौधे हैं, इनकी जड़ों के ऊपर, इनकी रूट्स के ऊपर नोड्यूल पाए जाते हैं, और उन नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर होगी बात? इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर है, एजोमोनास है, ये भी नाइट्रोजन को उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके बेटा। सेकंड लेते हैं कि जो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स की रूट्स के ऊपर जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिए जाते हैं सिंपल फॉर्म में। तो ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म में आ जाता है। प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन आ जाती है। जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं, जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उनसे अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया कन्वर्ट होता है अच्छा, अमोनिया के बनने को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? अमोनिया के फॉर्मेशन को वी आर कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो जब प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब ये अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, ये सिंपल फॉर्म है, और नाइट्राइट फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, ये और सिंपल फॉर्म है। तो इस तरीके से सबसे सिंपल फॉर्म नाइट्रेट है जो प्लांट्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब होता है। मैं यहाँ पर एक एरो और बना देता हूँ। नाइट्रेट डायरेक्टली प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होने के कारण से। अब जो नाइट्रेट जो है वो वापस से, नाइट्रेट का कुछ पार्ट वापस से एटमोस्फियर में चला जाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि स्यूडोमोनास है, वो नाइट्रेट को, जो फ्री नाइट्रेट है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एटमोस्फियर की नाइट्रोजन में। तो नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में कन्वर्जन होना, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके, बच्चों क्लियर है आपके? अगर नाइट्रोजन साइकिल सबको समझ में आया है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। अगर आप सबको समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दीजिए। थैंक यू। अच्छा, अब कोई ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल को एक बार दोबारा रिपीट करूं, मैं दोबारा बताऊं, एक बार वो हैंड रेज कर दीजिए। और जो चाहे, हाँ चलो बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। इधर देखिए बच्चों, नाइट्रोजन एटमोस्फियर में 78% होती है, लेकिन प्लांट और एनिमल डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की सिंपल फॉर्म है अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन।
इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। तो इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं कि जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी रूट के ऊपर नोड्यूल पाए जाते हैं, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा सॉइल में जो फ्री बैक्टीरिया है वो भी नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा एटमोस्फियर के अंदर जब बिजली चमकती है, जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, जब रेनिंग होती है, ठीक है ना, तब भी नाइट्रोजन जो है नाइट्राइट में और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर भी कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा इंडस्ट्रियल स्केल पर नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि सिंपल फॉर्म है नाइट्रोजन की, जो कि प्लांट के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा बच्चों एटमोस्फियर की नाइट्रोजन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, या फिर जो नाइट्रेट है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है और प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म में चला जाता है नाइट्रोजन। फिर इन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन चला जाता है। जब एनिमल्स और प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं तब उनकी बॉडी डिके होती है, तब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट वापस से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रेट का कुछ पार्ट जो कि फ्री होता है वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के अंदर, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन में सूडोमोनास बैक्टीरिया की एक्टिविटी से। तो नाइट्रेट का वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, इसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके बेटा, तो ये इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल है जो कि आप अच्छा, ये जो टॉपिक है ना वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये आप डायग्राम्स के बेसिस पर लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में बेटा दो और साइकिल है, एक तो है कार्बन साइकिल और एक है ऑक्सीजन साइकिल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको मैं समझा देता हूँ, फिर अपन बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ साइकिल्स हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का हम ले लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चों, बच्चों प्लांट्स को भी फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो जो ठंडे इलाके हैं, जो कोल्डर रीजन है, वहां पर ठंड पड़ती है तो प्रॉपर टेम्परेचर मिलता नहीं है, तो इसकी वजह से फ्लावरिंग होती नहीं है, प्लांट्स के अंदर फ्लावर नहीं ग्रो होता है। ठीक है ना, तब क्या करते हैं, वहां के जो फार्मर्स हैं वो एक कांच का घर बना लेते हैं, एक कांच की शील्ड बना लेते हैं ग्लास की, और उनके अंदर पौधों को उगाते हैं। तो उस कांच की शील्ड में सनलाइट आ तो जाती है और अंदर की जो गर्मी है वो बाहर वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो वार्म हो जाता है। अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है बेटा, वार्म हो जाता है, और इससे क्या होता है, पौधों को प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है और जो पौधे हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बच्चों अभी पता है क्या हो रहा है कि जैसे से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो उस पॉल्यूशन के कारण से एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, मैथेन की एक लेयर सी बन गई है। ठीक है ना, एक जैकेट बन गई है, तो उसके अंदर सनलाइट आ तो जाती है लेकिन जो एक्सेस हीट है वो वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। उसके कारण से क्या हो रहा है कि धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो दिन ब दिन, ईयर पर ईयर इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं। ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो नेचुरली देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा कि जो आइस कैप्स हैं, जहां पर बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है आइस के रूप में, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, और धीरे धीरे जो सी वाटर का जो लेवल है वो राइज होता चला जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि जो समुद्र के आसपास की जो सिटीज है वो सबमर्ज हो जाएंगी। इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहे हैं।
तो इस इफेक्ट को बच्चों कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। 2-3 टॉपिक और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। बाकी के नोट्स मैं आपको कल तक सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। और आप अपनी कोई भी जो क्वेरी है वो मेरे से पूछ